आज हम प्रेडर-विलाई सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया था कि जो प्रेडर-विलाई वाला जीन होता है वो फादर का हमेशा एक्सप्रेस होता है, कभी भी वो मदर का एक्सप्रेस नहीं होता। और ये भी बताया था कि जो एंजलमैन वाला जीन होता है वो हमेशा मदर का एक्सप्रेस होता है, वो कभी भी फादर का एक्सप्रेस नहीं होता। तो अब अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो देखी हुई है तो फिर आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। अभी हम प्रेडर-विलाई सिंड्रोम को देखें तो अगर हमारे पास टोटल बर्थ जो है 20,000 बर्थ्स होती हैं तो उनमें से सिर्फ जो एक बेबी होगा वो वाला इफ़ेक्ट होगा प्रेडर-विलाई सिंड्रोम से। तो अब इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं, ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि ये एक तो ये कि इनकी स्टेचर शार्ट होती है, सेकंड ये कि ओबेसिटी होती है, यानी कि ये छोटे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। थर्ड ये कि हाइपोगोनेडिज्म क्या है कि इनमें जो सेक्स हार्मोन है वो थोड़ा प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू द नॉर्मल मैन। और फोर्थ ये कि यानी कि इन्हें लर्न करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। अब अगर 50 to 60% इंडिविजुअल देखें जिनमें प्रेडर-विलाई सिंड्रोम होता है, उनमें क्या होता है कि जो इनकी लॉन्ग आर्म होती है क्रोमोसोम नंबर 15 की, जैसे ये क्या है लॉन्ग आर्म है क्रोमोसोम 15 की, उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट इसके कौन सा है, ये वाला प्रोक्सिमल पार्ट का जो इंटरस्टिशियल पोर्शन है, इंटरस्टिशियल पोर्शन कौन सा है इसका, अगर प्रोक्सिमल पार्ट को हम देखें डीपली तो इसमें ये वाला पोर्शन बनता है। ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट जब हो जाता है तब जो 50 to 60% इंडिविजुअल हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि इनमें क्रोमोसोम 15 Q11 to Q13 वाला रीजन है वो डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेडर-विलाई सिंड्रोम हो जाता है। अब वो तो 50 to 60% इंडिविजुअल ऐसे थे जिनमें ये पोर्शन ही डिलीट हो जाता है 2 MB का, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन अब नेक्स्ट जो 15% इंडिविजुअल है इनमें क्या होता है कि सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन होती हैं, यानी कि ये सारा पोर्शन डिलीट नहीं होता बल्कि इसमें से थोड़ा सा कोई पोर्शन होगा जो कि डिलीट हो जाता है। और उसे अब फिर देखा कैसे जाता है, या तो फ्लोरेसेंट इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देखा जाता है या फिर मॉलिक्यूलर मीन्स के थ्रू देखा जाता है। ये जो फादर का जीन हमेशा प्रेडर-विलाई का जो है वो एक्सप्रेस होता है, यानी कि अगर वो डिलीट हो जाएगा तो फिर प्रेडर-विलाई सिंड्रोम हो जाएगा। अब ये फ्लोरेसेंट इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन है। अब फ्लोरेसेंट का क्या मतलब होता है कि इधर इस पार्ट में फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हो जाती है, जो वाला पोर्शन डिलीट होता है वहाँ से उधर फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हो जाती है, फिर हमें पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट इधर से डिलीट हो गया। तो वैसे अगर प्रेडर-विलाई सिंड्रोम को देखें ना तो ये तो हमें पहले पता है कि इसमें मदर का कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये हमेशा फादर का ही एक्सप्रेस होता है। लेकिन फादर के अगर जीन में वहाँ पे कोई म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से वो प्रेडर-विलाई वाला जीन आगे नहीं जा पाता, तो इस वजह से क्या होता है प्रेडर-विलाई सिंड्रोम हो जाता है। अब जो 25 to 30% जो इंडिविजुअल हैं जिनमें प्रेडर-विलाई सिंड्रोम होता है उनमें क्या होता है ना, कोई भी पार्ट डिलीट नहीं होता बल्कि ये होता है कि मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी हो जाती है। मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी क्या है, मैटरनल मदर के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, यूनिपेरेंटल यानी कि एक पेरेंट, डाइसोमी मीन दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पेरेंट के चले जाते हैं। अब इधर मैटरनल भी यूज़ हुआ तो यानी कि दोनों क्रोमोसोम मदर के चले जाएंगे। एग्जाम्पल ये जो पिंक वाले हैं ये दोनों क्रोमोसोम मदर के हैं और ये जो इधर ब्लू वाला दिखाई दे रहा है आपको ये फादर का है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेडर-विलाई वाला जीन है वो हमेशा फादर का एक्सप्रेस होता है, मदर का एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि फादर वाला आगे जाता ही नहीं है, ये आगे जब नहीं जाएगा दोनों क्रोमोसोम में वो किसके गए हैं, मदर के गए हैं, तो मदर में तो प्रेडर-विलाई वाला जीन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रेडर-विलाई वाला जीन जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर एब्सेंट होगा क्योंकि फादर वाला आगे नहीं गया। तो इसकी वजह से भी प्रेडर-विलाई सिंड्रोम हो जाता है। का फंक्शनली देखें ना, फंक्शनली ये है कि जैसे ये इनमें तो डिलीशन नहीं होती बल्कि
जो है दोनों क्रोमोसोम मदर के चले जाते हैं, जिसकी वजह से फादर का नहीं जाता। तो अगर फंक्शन देखें इसका यूनिपेरेंटल डाइसोमी का, और जो पीछे पोर्शन जब डिलीट हो जाता था 50 to 60% इंडिविजुअल ऐसे थे जिनमें Q11 से Q13 वाला पोर्शन ही डिलीट हो जाता था। तो उन दोनों का फंक्शन जो है इक्वल ही है, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी फिनोटाइप इक्वल इफेक्ट होती है, बेशक उसमें यूनिपेरेंटल डाइसोमी हो जाए या उसमें ये वाला पोर्शन डिलीट हो जाए। 11 to Q13 वाला रीजन डिलीट हो जाता है। अब आपने ये याद रखना है कि जो प्रेटर विलाय सिंड्रोम है ये एक मल्टी जीन डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड एन SNRPN और MKRN3 ये जो है ना पैटर्नली एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि सिर्फ फादर के एक्सप्रेस होते हैं। और इनको एक रीजन है जो इनको कंट्रोल करता है, वो कौन सा है? इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन। ये क्या है? 3 एंड है। और इधर ये SNRPN और SNRUF ये दोनों जीन्स हैं जो कि पैटर्नली एक्सप्रेस होते हैं। और ये कौन सा रीजन है? ये प्रेटर विलाय सिंड्रोम का इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन है। और अगर हम ये इधर से देखें तो ये क्या है? ये मैटरनली तो ये क्या होता है? हमेशा मिथाइलेटेड होता है, ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। और ये हमेशा फादर का एक्सप्रेस होता है, लेकिन इसमें कोई म्यूटेशन या डिलीशन आ जाती है जिसकी वजह से प्रेडर विलाय वाला जीन आगे नहीं जा पाता, तो जिसकी वजह से प्रेडर विलाय सिंड्रोम होता है। पेशेंट जिनके अंदर प्रेडर विलाय सिंड्रोम था उनके DNA की अगर एनालिसिस की जाए तो वो जो डिफरेंट हैं ICR रीजन है, जो प्रेडर विलाय का जो ICR रीजन है इसको मैप करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, वो ये कितना होता है? 4 KB का होता है, ये आपने याद रखना है। हाँ, बेसिकली जो 3 एंड है ये लाजमी होता है SNRPN और SNRUF के एक्सप्रेशन के लिए, ये आपने याद रखना है कि 3 एंड लाजमी है। और अगर हम देखें वैसे मैटरनली तो हमें पता है कि ये एक्सप्रेस कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैटरनली जो प्रेडर विलाय जीन है वो मिथाइलेटेड होता है। और पैटर्नली ये एक्सप्रेस क्यों नहीं होता? क्योंकि जब SNRPN और SNRUF ये दोनों जो हैं ये जब इंक्रीज हो जाते हैं ज़्यादा तो ये एंटीसेंस RNA प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एंटीसेंस RNA होती है ये इधर जो UBE3 ये होता है ना इसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। जब ये एक्सप्रेस नहीं होता तो इसका मतलब जो प्रेडर विलाय वाला जीन है वो आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से प्रेडर विलाय सिंड्रोम हो जाता है। तो इसी तरह जो 5 एंड होता है ना ये लाजमी होता है एंजलमैन जीन के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब एंजलमैन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको पढ़ेंगे। एक इंडिविजुअल है जिसमें प्रेडर विलाय सिंड्रोम है और ये अफेक्टेड है। डायग्राम को डिस्कस करें तो बेसिकली जो टीलोमेरिक एंड है ना ये वाला पैटर्नल एलील में ये एक्ट करता है SNRPN और SNRUF भी। जब SNRPN और SNRUF एक कम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्ट बना देते हैं तो ये क्या करते हैं दोनों, ये जो दोनों है ना ये एक एंटीसेंस RNA प्रोड्यूस करते हैं जो कि UBE3 को एक्सप्रेस नहीं होने देती। जब UBE3 एक्सप्रेस नहीं होता तब क्या होता है? प्रेडर विलाय सिंड्रोम हो जाता है। और इसमें एक तो SNRPN और SNRUF प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप देखें ये कौन सा प्रेडर विलाय का इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन है, तो इसमें बेसिकली ये अगर एरो देखें ये 2 एरो तो इधर जा रहे हैं और जो 3 एरो हैं इधर जा रहे हैं। इधर जो 3 एरो जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये जो 3 जीन थे ये मैटरनली तो हमें पता है एक्सप्रेस कभी भी नहीं होंगे, मिथाइलेटेड है। लेकिन ये पैटर्नली ये क्या हो जाते हैं? ये भी साइलेंस हो जाते हैं और ये जो UBE3 है ये भी साइलेंस हो जाता है। अब जब ये भी साइलेंस हो जाते हैं और UBE3 भी एक्सप्रेस नहीं हो पाती तब जो सिंड्रोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडर विलाय सिंड्रोम। अब अगर एंजलमैन सिंड्रोम को भी डिस्कस कर लें तो एंजलमैन का जो इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन है वो ये वाला है। तो एंजलमैन का आपने याद रखना है कि ये एक सिंगल जीन डिसऑर्डर है, यानी कि इधर क्या ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि इधर देखें अगर एरो तो इतने ये 5-6 एरो हैं और ये सब जीन्स पे जा रहे हैं। लेकिन
नीचे कौन सा बस एक ही एरो है और इधर बस एक ही जीन इन्वॉल्व है UB3। बेसिकली इसमें जो 5 एंड है, सेंट्रोमेरिक एंड है, ये एक्ट करता है इधर UB3 पे, जिसकी वजह से UB3 एक्सप्रेस नहीं हो पाती, लेकिन वो मैटरनली एक्सप्रेस नहीं हो पाती। जब UB3 मैटरनली एक्सप्रेस नहीं हो पाती तब कौन सा डिसऑर्डर होता है? एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन वाला जीन होता है वो हमेशा मदर का एक्सप्रेस होता है, कभी भी वो फादर का एक्सप्रेस नहीं होता। और जब ये वाला जीन एब्सेंट होगा तब एंजलमैन सिंड्रोम हो जाएगा।